फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो बात आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो, जो भी हमारी इकोनॉमी होती है उसमें कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम तो होती हैं, और इन प्रॉब्लम को समझने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो इकोनॉमी अगर कोई भी बोले तो वो रेफ़र करता है सम टोटल उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो लोगों के द्वारा किसी स्पेसिफिक एरिया में की जाती है अपनी इनकम कमाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हर सोसाइटी का जो इंसान है ना, वो अपनी इनकम को कमाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। जैसे कोई सर्विस दे रहा है, कोई बिजनेस रन कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई अपनी लैंड पे मतलब कल्टीवेशन कर रहा है, मतलब एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा वगैरह चला रहा है, कोई टी स्टॉल चला रहा है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये अर्निंग करने के लिए ही होती हैं। तो कहता है कि जो इंटायर वर्किंग पॉपुलेशन है एक कंट्री की, वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, और इसके बदले वो क्या कमाती है, रिवॉर्ड, उसे जिसे हम बोल सकते हैं इनकम। ठीक है, एक टाइप से कहते हैं उनकी लिविंग। तो जो कहता है कि इनकम वो होती है जो किसी भी इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई करती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो इकोनॉमी है कंट्री की, उसमें सब कुछ आ जाता है। पॉपुलेशन जो भी एग्रीकल्चर में है, फॉरेस्ट्री माइंस वगैरह में, स्कूल बिजनेस वगैरह जिनमें भी लगी हुई है, और जिनका मेन एम क्या है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना लिविंग कमा करके। ठीक है, तो एक टाइप से कहते हैं A.J. ब्राउन ने बताया इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग है ना, ठीक है, अपनी काम करके अपनी लिविंग कमाते हैं। तो ये हो गया इकोनॉमी का मीनिंग, मतलब एक ऐसी एरिया, एक ऐसी एक्टिविटीज़ का सम जहाँ पे लोग है ना सर्विसेज दे के इनकम कमाते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे बोलेंगे इकोनॉमी। ठीक है, अब बात आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो नॉर्मल बात करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनके बहुत सारे यूजेस हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर करता है वो प्रॉब्लम जो रिलेटेड है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऑप्टिमम एलोकेशन से, ठीक है, और जो भी फ्यूचर में जो भी रिसोर्सेज होंगे उनकी ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो देखो, वुमेन की वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड है। तो ये पॉसिबल नहीं है हर कंट्री के लिए कि वो हर प्रकार का गुड्स वगैरह बना सके, हर सिटीजन के लिए बना सके, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो हर इकोनॉमी होती है उसे चॉइस करनी पड़ती है कि कैसे वो ऑप्टिमम यूज़ करे अपने रिसोर्सेज का, लैंड, लेबर, कैपिटल का, मतलब एक टाइप से, क्योंकि उनके बहुत सारे यूजेज है। एग्जांपल के लिए कहें तो कि ये प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिगार्डिंग है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमी की प्रॉब्लम। दूसरे शब्दों में कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है चॉइस की या इकोनॉमिकल यूज़ की, किसके, स्केर्स रिसोर्सेज की। ठीक है, तो ये ही इसके में बता रखा है। रिलेशंस हैं, तो पहली डेफिनेशन है जैसे कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम है जो रिलेटेड है कि नेसेसिटी से, कि क्या चूज़ करें, कैसे करें, किन के लिए प्रोड्यूस करें, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करें। लेकिन नॉर्मल आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, स्केर्स रिसोर्सेज के यूज़ से रिलेटेड है, अल्टरनेटिव ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में इन रिसोर्सेज का यूज़ करना हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने में जितना हो सके। तीन प्रिंसिपल रीज़न है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होते हैं। तो तीन प्रिंसिपल रीज़न कह सकते हैं, तीन प्रॉब्लम। एक तो अनलिमिटेड वांट्स है, वुमन की वांट इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड है कि कोई भी इंडिविजुअल है ना अपनी वांट्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। जो वांट्स होते हैं जितने भी मेंबर है सोसाइटी में, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती एक गिवन पीरियड में। दूसरे शब्दों में कहें कि जो वुमेन की वांट्स है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ सालों पहले तो डिमांड कोई नहीं थी, कलर टीवी की तो डिमांड जीरो थी, लेकिन आज के टाइम में हर घर में आपको मिलेगा, और आगे आने वाले सालों में इसकी डिमांड बढ़ने की और ज़्यादा चांस है, लाइक एज वीडियो कैमरा वगैरह, VCR, एक्सपेंसिव कार, कंप्यूटर, कैलकुलेटर वगैरह। ये हम कह सकते हैं कि जो, क्योंकि आज के टाइम पे है ना जो अनसेटिस्फाइड वांट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब लिमिटेड और स्केर्स मीन्स दूसरा रीज़न है या प्रिंसिपल है, मोस्ट ऑफ द जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना सेटिस्फाई करते हैं जो हमारे वांट्स को, वो लिमिटेड है, स्केर्स है, क्योंकि इनकी सप्लाई तो कम है और इनकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, स्केर्स का मतलब यही होता है कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो। स्केर्सिटी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इनफ रिसोर्सेज नहीं होते ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स मतलब रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स में यही बता रखा है कि भाई हमारी वांट तो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन है ना उन रिसोर्सेज के भी बहुत सारे यूजेस हैं। हम एक ही चीज़ के बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे एक लकड़ी है, उससे हम फर्नीचर बना सकते हैं, स्पोर्ट्स के गुड्स बना सकते हैं, डोर विंडो वगैरह बना सकते हैं, रेलवे कोचेज़ वगैरह बना सकते हैं, और भी अलग अलग गुड्स बना सकते हैं। तो एक चीज़ को बनाने के लिए हमें ना दूसरे को इग्नोर करना पड़ता है। इसी कारण से क्या अराइज हो जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना,
वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें एक चीज़ के लिए हमें दूसरे को इग्नोर करना पड़ता है। इसी को हम बोल देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें क्या होता है, पुट करना यूज ऑफ रिसोर्सेज एक गिवन पर्पज़ के लिए, और हमें सेक्रीफाइस करने होते हैं बेनिफिट दूसरे के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो किस चीज़ पर जोर देके चलती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पे, कि हमें चॉइस करनी पड़ती है बहुत सारे यूजेस में से एक यूज़ को हमें चूज़ करने पर मतलब करके चलना पड़ता है। स्केर्सिटी ऑफ मीन्स मतलब एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब ये मेन काज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है, जो इमरजेंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, वो सिर्फ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण ही नहीं है, बल्कि अल्टरनेटिव यूजेस के कारण भी है। अगर एक यूज़ होता तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है लोकेशन की। अब लैंड पे आप सिर्फ वीट अलोन मतलब उगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वीट भी उगाओ, रिलैक्स रबड़ वगैरह भी उगाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो यही बता रखा है कि एक जो इकोनॉमी है ना, वो मतलब प्रोड्यूस नहीं कर सकती सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, जो हर इंडिविजुअल की वांट्स को सेटिस्फाई करे, उसके सामने प्रॉब्लम आएगी चॉइस की, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी की, तो कहता है कि हर इकोनॉमी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो नंबर है ना बेसिक प्रॉब्लम का, वो अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। कोई तो कहता है कि 3 ही बेसिक प्रॉब्लम है, प्रोफेसर शिमुलसन बोलता है, कोई कहता है कि 7 है, कोई कहता है 4 है, कोई कहता है 5 है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बेसिक प्रॉब्लम्स बताई हैं। तो यहाँ पे हम 6 बेसिक प्रॉब्लम को समझेंगे। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है भाई, कंज्यूमेबल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या हमें जो भी कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूस करने, क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितने प्रोड्यूस करने हैं। तो पहली प्रॉब्लम इकोनॉमी की कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो कौन से हैं, क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज हैं और ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो। मेन काज है ये राइज देता है प्रॉब्लम रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज स्केर्स हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज मतलब जो अल्टरनेटिव यूजेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। चूजिंग टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ गुड्स मीन्स प्रॉपर एलोकेशन करना उनका। एग्जाम्पल के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो बहुत सारे गुड्स, ठीक है, जो मतलब हर इकोनॉमी को चॉइस करनी ही पड़ती है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने की। तो उसके सामने मतलब प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सी वांट्स को हम मतलब प्रियोरिटी दें और कौन को नहीं। तो इसके लिए वही है कि उसे प्रियोरिटी वगैरह सेट करके चलनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 डिसीजन आते हैं, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, कि भाई कंज्यूमेबल गुड्स प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। कंज्यूमेबल मतलब जो भाई डेली वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं, ठीक है। और जबकि कैपिटल गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह को बढ़ाना चाहते हैं अगर हम फ्यूचर में, तो उसके लिए होते हैं। फिर बात आती है कि भाई वार टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें या पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। कि भाई अगर आप इकोनॉमी में भाई वार वगैरह को रोकना चाहते हो, उसको फेस करना चाहते हो, उनको प्रोड्यूस करोगे, शांति रखना चाहते हो, इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप पीस टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। फिर बात आती है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना। जब एक इकोनॉमी डिसाइड करती है ना गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, तो वो क्वांटिटी भी डिसाइड करके चलती है, भाई कितने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो ये डिसीजन डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे कि कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज का अवेलेबल रिसोर्सेज से। और ये डिटरमाइन की जाती है पीपीसी कर्व के द्वारा, क्योंकि जो पीपीसी कर्व होता है ना वो हमें अलग अलग पॉसिबिलिटी बता देता है कि हमें कब कहाँ कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो कि भाई वीट है वो कितना प्रोड्यूस करना, लिमिटेड रिसोर्सेज से, ये सब। तो अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से डिसीजन लिया जाता है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें तो प्राइस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे डिमांड सप्लाई काटेंगे उसके अकॉर्डिंग। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जैसे चाइना में है वहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी होती है। और मिक्स इकोनॉमी जैसे कि इंडिया है वहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे इंडिया में तो प्लानिंग कमीशन पहले होता था, लेकिन अब ये नहीं है, अब इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। अब बात आती है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब टेक्निक की बात आती है कि भाई कैसे हमें प्रोड्यूस करना है। तो नॉर्मली तो होता है भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में तो क्या हो जाता है कि भाई लेबर के द्वारा हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं। जैसे जो अंडर डेवलप कंट्री होती है वहाँ पे लेबर वो सस्ती मात्रा में मिल जाती है, तो ये बेनिफिशियल होता है। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, मशीनों वगैरह का यूज़ करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कि हमें कैसे यूज़ करना है रिसोर्सेज का प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज के, ताकि जो भी लोग चाहते हैं उनको हम पूरा कर सकें, ठीक है। और इकोनॉमी है ना वो इंश्योर करेगी जो भी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, वो मतलब हम उसके लिए रिलेवेंट रिसोर्सेज वगैरह मिले, ठीक है, एम्पल मात्रा में, ताकि उनका प्रोडक्शन हो सके। और जो इकोनॉमी वो डिटरमाइन करे मोस्ट एफिशिएंट कम्बिनेशन की, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन हो पाए और कम ही रिसोर्सेज से वांट्स वगैरह सेटिस्फाई हो जाएँ, ठीक है। तो यही है मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम चॉइस आ जाती है प्रॉब्लम की कि भाई लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो।
कैपिटल इंटेंसिव से जल्दी काम हो जाता है, लेकिन लेबर इंटेंसिव वगैरह सस्ती मात्रा में आपको लेबर वगैरह मिल रही है तो भी फ़ायदेमंद है। फिर बात आती है फोर होम टू, किसके लिए प्रोड्यूस करें, अमीरों के लिए करें, गरीबों के लिए करें, तो नॉर्मली तो एक प्रोड्यूसर तो प्रॉफिट कमाना ही चाहेगा, तो एक इकोनॉमी में ये डिसीजन भी लेना होता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोडक्शन को, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये जो प्रॉब्लम है डील करती हैं कि कैसे इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने टोटल प्रोडक्शन को अलग अलग इकोनॉमिक यूनिट्स में, ठीक है। कैसे जो कंज्यूमर गुड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर में और जो भी अलग अलग कंज्यूमर्स है इकोनॉमी के उनके बीच में, ठीक है। तो इसके लिए यही है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है, जबकि एक सोशलिस्ट में इक्वल होता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट में तो जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच के चलता है, जबकि सोशलिस्ट में सोसाइटी वेलफेयर के बारे में सोच के चलती है, जो भी गवर्नमेंट वगैरह होती है, ठीक है। तो यही बता रखा है इसमें कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें हाउस होल्ड में, फॉर्म वगैरह में, गवर्नमेंट वगैरह में प्रोडक्शन को। अब बात आती है फुलर यूटिलाइजेशन को कैसे अचीव करें। फोर्थ मेन प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी ये डिसाइड करती है किस एक्सटेंट तक, मतलब जो भी हम रिसोर्स उनको यूटिलाइज करें कि हमारे जो भी वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाएँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सप्लॉइटेशन आज के टाइम में कर लेगी सामान का तो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और अगर आज कम यूज़ करती है तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा, तो आज के जो भी लोग हैं उनकी वांट सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो यही होता है कि उसे ये डिसाइड करना होता है कि स्केल ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा, कितने रिसोर्सेज आज यूज़ करने हैं, कितने हमें फ्यूचर के लिए बचा के रखने हैं, ठीक है। तो ये अगर इकोनॉमी में ये डिपेंड करता है कि हम कैसे इनवॉलेंचरी अनएम्प्लॉयमेंट को हटाएं और जो एक्सेस कैपेसिटी है उसको यूज़ करें। इनवॉलेंचरी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं कि लोग तो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें एम्प्लॉयमेंट ना मिले, और एक्सेस कैपेसिटी रेफर करते हैं नॉन यूटिलाइजेशन की, हम है ना रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे। अब बात आती है कैसे हम अचीव करें इफ़िशियंसी प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए तो इफ़िशिएंट प्रोडक्शन क्या होता है, इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इफ़िशिएंट प्रोडक्शन रेफर करता है वो सिचुएशन जिसमें जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो हम बढ़ा नहीं सकते जब तक कि हम किसी दूसरे गुड्स का मतलब प्रोडक्शन कम ना करें, और इफ़िशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेफर करता है वो सिचुएशन जिसमें कंजप्शन एक इंडिविजुअल का वो नहीं बढ़ा सकते जब तक कि कंजप्शन हम किसी दूसरे का कम ना करें। तो पेट्रोल एफिशिएंसी वो सिचुएशन होती है जिसमें है ना ये पॉसिबल नहीं है कि जब तक कि एक को अगर अच्छी सिचुएशन में करना है तो दूसरे की सिचुएशन बेकार करनी होगी। तो प्रॉब्लम ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ प्रोडक्शन तो हाउ टू प्रोड्यूस को लेके आता है, और इफ़िशियंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को क्रिएट करके चलता है। अब बात आती है कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं। मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो है प्रोडक्शन को बढ़ाना। ये जो प्रॉब्लम रेफर करती है इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम को। हर इकोनॉमी क्या चाहती है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहती है, उसको इम्प्रूव करना चाहती है। जो अंडर डेवलप मतलब कंट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, अगर वो हट जाएगी तो सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो कंट्री की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। अब बात आती है पीपीसी, ये जो भी बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमी की उनको हम हटाना चाहते हैं तो हम इसी की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए समझना होगा कि पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या और कर्व क्या है। शेड्यूल तो एक टेबल होती है जो हमें बताती है अलग अलग अल्टरनेटिव दो सेट्स ऑफ गुड्स के जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनसे और टेक्निक से। और पीपीसी ये कर्व होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है, अलग अलग जो भी अल्टरनेटिव पॉसिबल है दो सेट्स ऑफ गुड्स पे उसको समझा के चलते हैं। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या फ्रंटियर भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं। पीपीसी की डेफिनेशन में यही बता रखा है कि पीपीसी कर्व वो कर्व होता है जो हमें पॉसिबल कम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स के जिनको हम एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ। अजम्पशन यही है कि एक तो फिक्स क्वांटिटी होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, मतलब जो क्वांटिटी है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वो फिक्स है, जिनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक यूज से दूसरे तक, ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक ही बदल सकते हैं, ठीक है, कि भाई या तो आप लैंड को पूरी को फीड के लिए प्रोड्यूस कर मतलब वीट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर लो या राइस को, ठीक है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फैक्टर, जो भी जितने भी अवेलेबल फैक्टर होंगे उनका फुलर यूटिलाइजेशन होगा इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि फैक्टर फिक्स हैं तो हम उनका क्या करके चलेंगे, फुलर यूटिलाइजेशन। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक्स है ना प्रोडक्शन की वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, वो कैपेबल नहीं है चेंज के लिए, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे कि लैंड ले लिया फिक्स है, ठीक है, टू गुड्स होंगे, मतलब जो स्टडी की सिंप्लिसिटी के लिए से कतल याज के लिए हम है ना सिर्फ दो ही गुड्स लेके चलते हैं जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि वीट एंड क्लोथ ले लिया हमने, ठीक है, या कैपिटल गुड्स बोल दो और एक कंज्यूमर गुड्स बोल दो। फिर है शेप ऑफ प्रॉपर शेप या जो प्रॉपर्टीज़ है पीपीसी की वो क्या होगी। तो जो पीपीसी कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट,
ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो पीपीसी कर्व होता है वो कनकेव होता है पॉइंट ऑफ होराइजन से। ये क्यों होता है? क्योंकि हर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्स की हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाई की है ना यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होता है। और इसी कारण जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स की वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और पीपीसी कर्व क्या करता है? वो कनकेव हो जाता है। और वो किस लॉ को ओबे करता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मान लो हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीट एंड क्लॉथ, ठीक है। और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम अगर वो वीट को प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं सारे के सारे तो 100 लाख टन मिलता है। लेकिन अगर हम सारे के सारे कपड़े को प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं तो 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ मिलती है। 4000 बेल्स मतलब होते हैं गांठें, ठीक है। तो यही हमने दिखा रखा है अलग अलग कम्बिनेशंस। तो इनके जो कम्बिनेशंस को दिखाता है उसे हम बोलते हैं पीपीएस, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। जैसे कि अगर सारी की सारी लैंड पे हम वीट प्रोड्यूस करें तो 100 लाख टन मिलेगा और क्लॉथ 0 बेल्स मिलेंगे। और यहाँ पे घटाना स्टार्ट किया 90 तो ये बढ़ा 1 से, फिर हमने इसकी 20 यूनिट सेक्रीफाइस की तो ये 2 बेल्स मिली, 2000 बेल्स मिली। इसकी 30 यूनिट सेक्रीफाइस की तो ये 3000 बेल्स मिली। तो इस तरह सारा हटा दिया तो यहाँ पे 4000 बेल्स मिलेंगी। तो हमने देखा कि जो पीपीसी कर्व है वो हमारा कनकेव है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ पॉइंट अंदर है, एक ये बाहर है और कुछ इसकी लाइन पे कर्व पे है। तो जो भी लाइन कर्व पे होते हैं ना, पीपीसी कर्व पे होंगे, वो सारे ऐसे हैं जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है और जिनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जो लाइन कर्व से बाहर होते हैं वो होते हैं अनअटेनेबल, जिनको हम अचीव नहीं कर सकते। और जो अंदर होते हैं उसका मतलब वो अचीव तो हो गए लेकिन इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का। तो यही बता रखा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखा रखे हैं, अलग अलग अल्टरनेटिव दिखा रखे हैं वीट एंड क्लॉथ के, जो रिप्रेजेंट किए गए हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्लॉथ दिखाया, वाई एक्सिस पे हमने वीट दिखाया है। तो जो कहता है कि जो पीपीसी कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होता है, वो हमारा यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ए कर्व है और एफ एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन और जी हमारा इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को दिखा रहा है। अब पीपीसी के 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। स्केर्सिटी का मतलब ये होता है कि एफ है, हम उसको अचीव नहीं कर सकते क्योंकि स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की। चॉइस, क्योंकि जो अलग अलग अटेनेबल कम्बिनेशन होते हैं उनमें से हमें एक को चूज़ करना होगा, बहुत सारे हैं। और अपॉर्चुनिटी मतलब जो मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट की कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ वीट की टर्म में। अब इसकी शेप की बात आती है, तो जो पीपीसी कर्व होता है वो कनकेव होता है ओराइजन से, जैसा कि टेबल 2 में दिखाया गया था, ठीक है। कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ क्लॉथ के साथ साथ हम है ना सेक्रीफाइस करते जा रहे थे वीट की एक्स्ट्रा यूनिट्स। जैसा कि इस टेबल में आप देख सकते हो कि क्लॉथ की यूनिट बढ़ रही है एक बेल से, लेकिन है ना जो वीट है वो हमारा पहले 10 यूनिट सेक्री, फिर 20, फिर 30, फिर 40 ऐसे सेक्रीफाइस हुआ। तो रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कैसे निकालते हैं? जो भी चेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा गेन अपॉन में डेल्टा लॉस, जितने का गेन हुआ उसको डिवाइड कर देते हैं जितने की लॉस हुआ, ठीक है। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। जो भी बदलाव हो रहा है वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो यही बता रखा है कि हर एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए वीट की हमने यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है। और जो रेट होती है, ठीक है, जिससे हम वीट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ही हमारी क्या कहलाती है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो जो ऑब्टेन किया जाता है वो किस लॉ के अंतर्गत ऑब्टेन किया जाता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या प्रोडक्शन जो सबसेट करता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात आती है कांस्टेंट या स्ट्रेट लाइन पीपीसी कर्व। ये तब होता है जब है ना जितनी यूनिट आप एक कमोडिटी की सेक्रीफाइस कर रहे हो उतने से ही आप दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो। यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो किया गया है। तो यही बता रखा है कि जब प्रोडक्शन सब्जेक्ट करता है कांस्टेंट कोट को, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ना दोनों कमोडिटी का, अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो वो क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन शेप आ जाएगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है क्यों है ना लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लागू होती है, प्रिवेल होती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है कि अगर हमें एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे के को हमें है ना क्या करना होगा? सेक्रीफाइस करना होगा। यही कारण है कि जो रिलेटिव अडेप्टेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की। अब बात आती है कि रिसोर्सेज तो है इकोनॉमी में, लेकिन है ना वो यूनिफॉर्मली मतलब अडेप्टेबल नहीं है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग प्रकार के।
कुछ के लिए वो क्या होते हैं, अप्रोप्रिएट होते हैं, लेकिन कुछ कमोडिटी के लिए सेम रिसोर्सेज अच्छे नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मोर एंड मोर एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्म करके वाई कमोडिटी के, ऐसे जो अडेप्टेबल नहीं है वाई कमोडिटी के लिए, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहिए कि एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन फिर भी हमें बढ़ाना है तो हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे जो अप्रोप्रिएट नहीं है वाई कमोडिटी के, ठीक है। लेकिन बाद में और एडिशनल मतलब बस भाई प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम उन रिसोर्सेज को भी मतलब ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं वाई कमोडिटी से जो अप्रोप्रिएट थे वाई कमोडिटी के लिए। तो इससे क्या हो जाता है, मार्जिनल मतलब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना वो प्रिवेल हो जाती है, ठीक है। फिर है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड जो सॉल्यूशन है बेसिक प्रॉब्लम्स का पीपीसी कर्व का यूज़ करके। हमें पता है कि जो पीपीसी कर्व होता है वो एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट स्केर्सिटी की, इफिशियंसी की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, ठीक है। जो कर्व के बाहर पॉइंट था जैसे कि हमने देखा था एफ, वो दिखा रहा था अनअटेनेबल को, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं। जो पॉइंट अंदर था वो हमें दिखा रहा था इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को, कि उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। और जो पीपीसी कर्व है वो हमें दिखा रहा है कि वो सारे पॉइंट जो अटेनेबल है, लेकिन बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, हमें एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना होगा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखा रहा था। इसीलिए जो सोसाइटी है उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है चॉइस की, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना। अब व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण चॉइस आ ही जाती है प्रोडक्शन की अलग अलग गुड्स में, कि भाई हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। कैपिटल गुड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है मशीन और कंज्यूमर व्हीट, ठीक है। तो बहुत सारे कम्बिनेशंस दिखाए गए हैं कर्व पे, जैसे A1, A2, A3, A4। तो दो बेसिक फैक्ट्स होते हैं कि ग्रेटर प्रोडक्शन अगर हमें मशीन का करना है तो हमें व्हीट के प्रोडक्शन को कम करना होगा, मतलब उसको सेक्रीफाइस करना होगा। हर बार प्रोडक्शन मशीन का बढ़ाने के लिए हमें व्हीट को बहुत ज़्यादा स्पीडली सेक्रीफाइस करना होगा, इंक्रीजिंग रेट से मतलब सेक्रीफाइस करना होगा। इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो एप्लीकेबल हो जाता है। अब बात आती है कि क्यों है ना जो मशीन्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती है एट ऑल, जबकि अपॉर्चुनिटी को जब प्रोड्यूस करने की मशीन वो बढ़ती है। क्योंकि देखो अगर हम प्रोडक्शन करते हैं मशीन का, वो ज़रूरी है फ्यूचर में, क्या मतलब मशीन एक कैपिटल गुड्स है, तो अगर हम मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी नेशन की, और मशीनों का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जो ग्रोथ के लिए पोटेंशियल है। लेकिन वीट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ना जो भी हमारा लेवल ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव होता है। अगर आज आप वीट को प्रोड्यूस करोगे तो फ्यूचर वेलफेयर कम हो जाएगा, लेकिन अगर आज आप मशीनें प्रोड्यूस करोगे तो प्रेजेंट वेलफेयर। तो ये डिलीमा चलता रहता है। अब बात आती है कैसे प्रोड्यूस करें, तो इसमें आती है टेक्निक्स की बात, ठीक है। तो जो चॉइस ऑफ टेक्निक है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर अप्रोप्रिएट टेक्निक नहीं होगी तो एक्चुअल प्रोडक्शन कम रह जाएगा, पोटेंशियल मतलब जो सोच के चले थे उस प्रोडक्शन से। जैसा कि आपको ई पॉइंट से दिखाया गया है कि ये दिखा रहा है इनएफिशिएंट टेक्निक का यूज का, और जो भी फुल यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो नहीं हुआ है। यही बात आती है कि अगर हम इफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं दोनों ही वन ऑफ द टू कमोडिटीज़ का, बिना सेक्रीफाइस किए गए एक दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन को, जैसे कि ए और सी पॉइंट से पीछे दिखाया गया है, ठीक है। और जो बी पॉइंट है वो जो इफ़िशिएंट टेक्निक्स होती है ना प्रोडक्शन की वो यूज़ की जाती है एज ए कम्बिनेशन, जिससे हम ना मैक्सिमाइज कर सकते हैं आउटपुट को और हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहता है कि जो इकोनॉमी होती है वो ना कभी भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए नहीं जाते हमेशा, बल्कि वो हमेशा एक आइडियल सॉल्यूशन देख के चलती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। इसीलिए लेबर को ऑब्जर्व करने के लिए मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें पता है इसका यूज़ करेंगे तो हम उतने ही रिसोर्सेज से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन भाई हम इसका यूज़ क्यों नहीं करते, क्यों इग्नोर करते? क्योंकि हमारे देश में लेबर ज़्यादा है, चीप मात्रा में हमें ये मिल जाती है, ठीक है। और तो ये इतना सिंपल नहीं होता। इसीलिए हम है ना जो पीपीसी कर्व होता है वो एक मतलब उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है डिसाइड करने की कि कैसे हम बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया है। फिर आगे दे रखा है हमें क्या कि हम कैसे फुलर यूटिलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। देखो ये जो हमारे बाहर वाला कर्व है ये दिखा रखा है फुल एम्प्लॉयमेंट के, अंदर वाला है जो
अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को दिखा रहा है। तो जो पीपी कर्व है मतलब ये अंदर वाला ये दिखा रहा है वो सिचुएशन जहाँ पे हमारे फैक्टर्स को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया है। एक टाइप से कहे तो P1 जो कर्व है वो दिखा रहे हैं वहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन किया गया है। ठीक है, तो एक इकोनॉमी है जो क्लॉथ और वीट प्रोड्यूस करके चलती है, वो पॉइंट ए से दिखाया गया है। ठीक है, पीपी कर्व पे। और जो इकोनॉमी अगर वो डिजायर करती है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है मतलब जिनका उसने यूज़ नहीं किया उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जो पीपी कर्व है वो P1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमने बी और सी पॉइंट को देखा, बी पॉइंट पे आप देखोगे कि क्लोथ के ज़्यादा प्रोडक्शन से है ना हमें वीट के प्रोडक्शन को घटाने की ज़रूरत नहीं है। और सी पॉइंट दिखाता है कि जहाँ पे दोनों ही बढ़ रहे हैं, वीट भी बढ़ रहा है क्लोथ भी बढ़ रहा है, लेकिन ये फुल यूटिलाइजेशन को दिखाता है, लेकिन इतना ईजी नहीं है इसको लेना। ठीक है, जो एक अंडर डेवलप इकोनॉमी होती है, एक लेस डेवलप इकोनॉमी है जैसे कि इंडिया, वहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें उनको भी यूज़ करना पड़ता है, तो ये की प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर करती है वो सिचुएशन जहाँ पे प्रोडक्शन की वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, इसको हम पीपीसी कर्व की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे एक अंडर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से इस कर्व से कि ये हमारा पीपी कर्व था। ठीक है, इस पे ये पॉइंट अटेनेबल है, ये अनअटेनेबल है, लेकिन ये शिफ्ट हो गया, देखो ग्रोथ दिखाई इसने, तो इकोनॉमी अचीव कर सकती है कम्बिनेशन ए और बी, लेकिन जो सी है ना वो अनअटेबल दिखा रहा है क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स हैं और टेक्निकल नॉलेज है उसकी भी कमी है। और प्रोडक्शन दोनों चीज़ों का तभी पॉसिबल है अगर जो इकोनॉमी है वहाँ पे सप्लाई ऑफ फैक्टर्स बढ़ जाए, हम यूटिलाइज करें नहीं और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का और कैपिटल फॉर्मेशन करें। ठीक है, इससे क्या होगा, वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा P1 पे। ठीक है, जैसा कि फिर हम सी कम्बिनेशन को अचीव कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो जो एक इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है क्लॉथ को भी एंड वीट को भी पहले से, अगर वो मतलब भाई अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करे, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का यूज करे, सप्लाई फैक्टर बढ़े, तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रिप्रेजेंट किसको करता है, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने को। इससे क्या होगा, ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये एक सिचुएशन होती है इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब बात आती है पीपीसी कर्व का शिफ्ट, ये अपवर्ड शिफ्ट होगा कब, देखो ग्रोथ, एक तो हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते, कैपिटल स्टॉक बढ़ाते, जो ग्रोथ होती है ना कैपिटल स्टॉक में वो शिफ्ट कर देती है पीपीसी कर्व को अपवर्ड। लेकिन कहता है कि ये जो ग्रोथ होती है इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जो डाइवर्ट करेगी प्रोडक्शन को, मतलब कहाँ से आएगी भाई, अब इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट कंजप्शन से। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने कंज्यूमर गुड्स को तो एक्स एक्सिस पे दिखाया, इन्वेस्टमेंट गुड्स को वाई एक्सिस पे दिखाया है। ठीक है, तो अगर हमें देखो कंज्यूमर गुड्स को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो कंज्यूमर गुड्स को कम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे दिखाया है ईयर 1 ईयर 2 जैसे नाम वगैरह देखे, यहाँ पे तो इक्वल ही है, शिफ्ट है सीधा नॉर्मल। आगे ये बता रखा है कि जो पीपी है वो मूव हो जाता है PP1 पे नेक्स्ट पीरियड में ईयर 1 के, और मतलब ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट OM को इंक्लूड करके चला, मतलब ये ग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उतना कंजप्शन, एक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे को तो इग्नोर करना ही पड़ता है। अब टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट, तो एक तो हम दोनों ही गुड्स में बढ़ोतरी हो जा रहा है एक में, तो देखो कहता है कि सेकंड रीजन होता है कि पीपीसी का शिफ्ट होगा कि हम ना ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज है उससे हम अच्छा लेवल ऑफ आउटपुट ले पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस होती है वो डिफाइन करती है किसमें, एक इंक्रीज जो भी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है उसमें। ठीक है, जो भी हमारे पास इनपुट है उनसे। ये दो पॉसिबिलिटी दिखाती है, एक तो जो टेक्नोलॉजिकल मतलब प्रोग्रेस है वो अफेक्ट करे दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वली, और एक होता है जो सिर्फ वीट को या क्लॉथ को, ठीक है, एक को। फिर बात आती है इंटरडिपेंडेंस ऑफ बेसिक प्रॉब्लम। में पता है मेन प्रॉब्लम तो स्केर्सिटी की है क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो इनको हम कम्बिनेशन से ही कर सकते हैं डिटरमाइन करके धीरे धीरे। ठीक है, पीपीसी का जिसमें हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें से नॉर्मल जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उन्हीं का ही क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पूरा चैप्टर उन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है, और कोई इनकी संख्या अलग अलग बताता है, लेकिन आप 6 के 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना विद डायग्राम, तो ये ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है।